नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सेवा कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण खंड जिसे उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका देश के विभिन्न आयोगों या परीक्षाओं के द्वारा और विभिन्न आयोगों के द्वारा संविधान का सबसे प्रिय टॉपिक रहा है, प्रिय खंड रहा है, जिससे लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं उद्देशिका। उद्देशिका के अलावा भी इसे हम प्रस्तावना और आमुख के नाम से भी जानते हैं। तो यानी इसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं या आमुख कहते हैं, ठीक ना। इसे अंग्रेजी के लिए प्रियम्बल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो यह उद्देशिका क्या क्या है? उद्देशिका, प्रस्तावना, आमुख या प्रियम्बल, इसे कई नामों से हमने जाना। इसके अलावा इसके अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना ली गई है ये 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ उसी के आधार पर ली गई है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है इसके बारे में जानिएगा कि 13 दिसंबर को जब संविधान सभा की जब बैठक आयोजित की गई, 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान के निर्माण को लेकर के एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के लोगों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि हम जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या होगा, हम किसके लिए संविधान का निर्माण करेंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर को पेश किया गया, लेकिन आप जानते हैं कि संविधान निर्माण के समय मुस्लिम लीग और रियासतों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था। तो कई सारे प्रबुद्ध नेताओं ने यह कहा कि अगर मुस्लिम लीग और जो रियासतों के प्रतिनिधि हैं अगर वो बैठकों में भाग नहीं लेते हैं तो हमारे संविधान के निर्माण को जन स्वीकार्यता नहीं मिलेगी, या देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये लगेगा कि हमने सबकी बातों का ख्याल नहीं रखा, विचारों का ख्याल नहीं रखा और एक संविधान का विचार प्रस्तुत कर जनता के ऊपर थोप दिया। तो इसमें भीमराव अंबेडकर भी थे जिन्होंने यह मांग की थी कि मुस्लिम लीग को शामिल होने तक उद्देश्य प्रस्ताव को रोक दिया जाए। और 20 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कर दिया कि वो भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। तो उद्देशिका के बारे में हमने बताया कि उद्देशिका जो ली गई है ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया वहीं से ली गई है। तो अमेरिका पहला ऐसा संविधान था जिसने अपने संविधान में उद्देशिका को शामिल किया। उद्देशिका की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो उद्देशिका भारत के संविधान में है जिसे हम आमुख भी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। एक बार फिर से स्पष्ट रूप से सुनिएगा कि उद्देशिका ली गई है यूएसए से और भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से।
ठीक ना। तो भारत की उद्देशिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या उद्देशिका वाद योग्य है? तो उद्देशिका के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से जानिएगा कि उद्देशिका वाद योग्य नहीं है। उद्देशिका के अलावा जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जो हैं यह भी वाद योग्य नहीं है, ठीक ना। तो उद्देशिका स्वयं और डीपीएसपी और इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी न्यायोचित नहीं है, ठीक ना। ये भी वाद योग्य नहीं। वाद योग्य से मतलब होता है कि ऐसे विषय जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सके। अगर जिन विषयों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते तो उसे हम कहेंगे कि यह वाद योग्य नहीं है। एक मुद्दा और उद्देशिका को लेकर के सवाल यह है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो इसको लेकर के भी कई विवाद किए। जैसे 1960 ईस्वी में 1960-61 के दौर में एक वाद दायर किया गया जिसे हम बीरूबाड़ी बनाम भारत संघ के वाद के नाम से जानते हैं। यह वाद भूमि के हस्तांतरण से लेकर के जुड़ा हुआ था। जैसे कुछ ज़मीन जो पूर्वी पाकिस्तान को दिए जाने थे और उसे लेकर के एक आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि क्या संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि क्या कोई भूमि राज्य सामान्य निर्देशों पर किसी को हस्तांतरित कर सकता है। तो इसे लेकर के विवाद जाहिर किया गया और ये कहा गया कि नहीं, भूमि को हस्तांतरित करने से पहले, देश की ज़मीन को हस्तांतरित करने से पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि स्वीकार करने को लेकर के थोड़ी सरलता है। जैसे हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 2 है वो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी ऐसे क्षेत्र जो भारत के भूभाग में शामिल नहीं हैं उन्हें शामिल करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है और उसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जब हस्तांतरित करनी होगी तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। साधारण बहुमत को हम संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि हमारे संविधान में जो भाग 20 है उसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख है और इन दोनों प्रकार में 2/3 बहुमत की बात की गई है। जबकि साधारण बहुमत में कितना होता है? तो आधे से 1 अधिक वोट, इसे हम कहते हैं साधारण बहुमत, ठीक ना। तो यहाँ हमने जाना कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो बेरूबारी वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद एक और वाद आया जिसे हम कहते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में भी यह स्पष्ट किया गया, एम हिदायतुल्लाह महोदय उस समय न्यायाधीश के पद पर थे और उन्होंने कहा कि यह भी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसे विचार एम हिदायतुल्लाह महोदय ने दिए थे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसके बाद 1773 में एक वाद दायर किया गया था जो भारत के संविधान में एक ऐतिहासिक वाद माना जाता है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का वाद। और यह वाद 24 अप्रैल 1973 को अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचा और उस निर्णय में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है और प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए अपनाई जाती है।
और प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। अगर बात संशोधित की आती है तो ये जानिएगा कि पूरे संविधान को संशोधित किया जा सकता है, पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पर केशवानंद भारतीवाद के बाद यह तय किया गया कि आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा, ये ध्यान रखिएगा कि आधारभूत ढांचे की परिकल्पना कब प्रचलन में है, तो केशवानंद भारतीवाद में। तो ये कहा गया कि विधायिका संविधान में, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, पर शर्त यह है कि वो आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब स्पष्ट बात यह होती है कि आधारभूत ढांचा कहते किसे हैं। तो आधारभूत ढांचा जो होता है वो होता है कि ऐसे विषय जो संविधान की मूल पहचान है, जो राज्य की मूल पहचान है, उन्हें हम आधारभूत ढांचा कहेंगे। और आधारभूत ढांचे की व्याख्या कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। आधारभूत ढांचे की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। हालांकि हमारे संविधान की ही व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। बाद में ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट यह बताए कि किसे हम आधारभूत ढांचा कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, अपने माननीय कोर्ट ने ये बात बताई कि आधारभूत ढांचा क्या होगा इसका हम पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी भविष्य में विधायिका कोई बदलाव करेगी तो हम इस बात का आकलन करेंगे कि क्या वह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है कि नहीं करती है। अगर वह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो हम उसे अमान्य कर देंगे, अमान्य कर देंगे। तो यहाँ से बात आधारभूत ढांचे की भी आई। तो उद्देशिका की संवैधानिकता को लेकर के जानिएगा कि 1973 के बाद, 1973 के बाद उद्देशिका को यह स्वीकार किया गया कि यह संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक ना। तो आप ये जानें कि आपसे सवाल पूछा जाए कि केशवानंद भारतीवाद के बाद क्या क्या बदलाव किया गया, तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग भी बताया गया। आइए उसके बाद बात करते हैं कि उद्देशिका को लेकर के भाव क्या क्या है, इसकी प्रकृति क्या क्या है। उद्देशिका में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और ये हम भारत के लोग जो शब्द है ये इस बात को स्वीकार करता है कि ये जो संविधान है, इस संविधान में सर्वोच्च हम हैं, यानी भारत के लोग हैं। तो एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि देश में सबसे ऊपर कौन है, तो जनता है। सबसे ऊपर कौन है, देश की जनता है। मानव सर्वोपरि है। अब देश की जनता सर्वोपरि है, ये बात यहाँ से स्पष्ट हुई। दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को सामान्य भाषा में हम संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं। तो देश के सर्वोपरि कौन है, भारत की जनता। और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र का मतलब होता है कि ऐसे राज्य जिनके आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य राज्य का हस्तक्षेप न हो, या किसी राज्य को इतनी स्वतंत्रता हो कि वह किसके साथ व्यापारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कोई भी संबंध निर्धारित करें, उस निर्धारित संबंध के लिए नीतियों का निर्माण वह स्वयं करे, यानी कि किसी अन्य देश का कोई हस्तक्षेप न हो। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि राज्य की इच्छा, राज्य जो चाहे वो राज्य करे, वो नीतियों को लेकर के, नीतियों के संबंध में जो चाहे वो करे, राज्य की मनमर्जी हो। ठीक ना। तो ये होता है संप्रभुता। सामान्य भाषा में हमने बताया कि संप्रभुता का मतलब होता है कि देश के आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण वह स्वयं करे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द अगला है समाजवादी। समाजवादी शब्द, समाजवादी का अर्थ होता है, समान रूप से जानिएगा कि समाज के विकास की वह अवस्था
जहाँ समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद न हो, यानी कि सभी लोग समाज में शीर्ष स्तर पर स्थापित हो चुके हों। न कोई रंग भेद हो, न कोई लिंग भेद हो, न कोई वर्ग भेद हो। वर्ग भेद से मतलब अमीरी और गरीबी का कोई अंतर हो, न जातिवाद हो, न क्षेत्रवाद हो, और सभी लोग एक शानदार और आकर्षक और स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी रहे हों, उसे हम कहते हैं समाजवादी। और वो चरम अवस्था होती है विकास की, ठीक ना। जो भी ये रास्ते हैं, जैसे आप कहें कि मार्क्सवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, तो ये सभी रास्ते जो होते हैं ये समाजवाद की तरफ ही जाते हैं। यानी कि यह एक रास्ते हैं और लक्ष्य समाजवाद होता है। तो भारत को क्या बनाना है? समाजवादी। अब ये समाजवादी शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि यह शब्द मूल रूप से संविधान का भाग नहीं था। अब जब कहें मूल रूप से संविधान का भाग नहीं था, इसका अर्थ होता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय समाजवादी शब्द को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि इसे बाद में जोड़ा गया। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एक शब्द है जिसे हम कहते हैं अखंडता। अखंडता, ठीक ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को बाद में जोड़ा गया और उस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो हम बात कर रहे थे समाजवादी। समाजवादी हमने बताया कि समाज के विकास का चरम स्तर, जहाँ किसी भी प्रकार के भेदभाव, किसी भी प्रकार की असुरक्षा का दौर न हो, सुरक्षा की संभावना न हो, उसे हम कहेंगे समाजवादी। तो समाजवादी के बाद समाजवाद दो तरह के होते हैं। जैसे एक समाजवाद होता है उसे हम साम्यवादी समाजवाद कहते हैं, साम्यवादी समाजवाद। और साम्यवादी समाजवाद क्या होता है? जो चाइना में है, जहाँ राज्य के हित सर्वोपरि होते हैं। साम्यवादी समाजवाद के सिद्धांत होते हैं जिसमें राज्य का हित सर्वोपरि होता है, जनता का हित सर्वोपरि नहीं होता। और भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। और लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ होता है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है, राज्य सर्वोपरि नहीं होता। साम्यवादी में राज्य सर्वोपरि होता है और समाजवादी में, साम्यवादी समाजवाद में राज्य सर्वोपरि होता है और लोकतांत्रिक समाजवाद में जनता सर्वोपरि होती है, ठीक ना। तो हमारा संविधान क्या कहता है? एक समाजवादी राज्य की स्थापना की बात करता है, और जो समाजवादी राज्य होगा वो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, न कि साम्यवादी समाजवाद होगा, ठीक ना। तो हमने समाजवाद को जाना। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए, इसे पढ़ते समय आप प्रयास करें कि यह आपको कंठस्थ हो पूरी तरीके से। ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अगर कंठस्थ होता है आपको, तो इसी से आपके लगभग 15 से 20 प्रश्न बहुत सरलता से हल किए जा सकते हैं। क्रम भी पूछता है, जैसे पूछेगा कि उद्देशिका में शब्दों का सही अनुक्रम क्या होगा, ठीक ना। तो वहाँ कौन पहले होगा, और सुमेलित करने के लिए आ जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पहले पूछ देगा समाजवादी, फिर लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। तो यहाँ क्रम व्यवस्थित करने के लिए आ सकता है। इसके साथ साथ पूछेगा कि कौन सा मूल संविधान में था, कौन सा नहीं था, ठीक ना। तो समाजवाद के बारे में हमने इतना जाना। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ एक शब्द है जिसे हम कहते हैं पंथ। पंथ का मतलब होता है रिलीजन, रिलीजन, ठीक ना। और पंथ की जो ये परंपरा है ये यूरोप की रही है। रिलीजन की जो व्यवस्था रही है वो यूरोप की रही है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे संविधान में
पंथ निरपेक्ष को स्थान दिया गया है, न कि धर्म निरपेक्ष को। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर होता है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर यह होता है कि पंथ के लिए कुछ निर्धारित मानक होते हैं, जैसे एक ईश्वर होगा और एक पूजा पद्धति होगी, एक पुस्तक होगी और ईश्वर का एक दूत होगा जिसे हम पैगंबर कहते हैं, और भी कई नामों से अलग अलग पंथों में लोगों की मान्यताएं हैं। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि पंथ के मानक क्या होते हैं कि एक ईश्वर होगा, एक पुस्तक होगी, एक पूजा पद्धति होगी और एक जीवन शैली होगी। इसको हम पंथ कहते हैं। धर्म के लिए पूजा पद्धति बहुत आवश्यक नहीं है। धर्म के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि धर्म जो होता है वो प्रकृति पूजक होते हैं। धर्म में एक ईश्वर की परिकल्पना नहीं होती है, ठीक ना। धर्म में एक ईश्वर की परिकल्पना नहीं होती। धर्म की शर्त होती है कि धर्म में आपके अंदर दया हो, आपके अंदर करुणा हो, आपकी संवेदना हो, आपके अंदर संस्कार हो, जिसमें बड़ों को आप सम्मान करें, छोटों को आप स्नेह दें, प्रकृति के प्रति दया भाव रखें, जीवों के प्रति दया भाव रखें, प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ों का संरक्षण करें, उनके प्रति सम्मान भाव रखें। ये धर्म की ये शर्तें होती हैं, ठीक ना। तो सम्मान के रूप में ही हम उसे ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ठीक ना। सनातनी परंपरा में ये स्वीकार होता है कि प्रकृति ही क्या है, ईश्वर है। तो पंथ और धर्म में अंतर क्या बताया हमने कि पंथ का मतलब होता है कि एक ईश्वर होंगे, एक पूजा पद्धति होगी, एक जीवन शैली होगी और इसके साथ साथ एक ईश्वर का दूत होगा, तो उसे हम कहेंगे पंथ। और धर्म का मतलब जो प्रकृति पूजक होते हैं, जिनमें किसी एक ईश्वर की बाध्यता नहीं है, एक जीवन शैली की बाध्यता नहीं है, किसी एक दूत की बाध्यता नहीं है, एक पुस्तक की बाध्यता नहीं है और व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जी सके, जिसमें दया, दान, करुणा, संवेदना, प्रेम, शिष्टाचार, संस्कार और इसके साथ साथ अन्य वो सभी गुण हों जो एक अच्छे व्यक्ति के अंतर्गत होने चाहिए। तो धर्म का अर्थ भी यही कहा जाता है, धर्म इति धारितः, यानी कि जो धारण करने वाला हो, धारण करने योग्य हो, वो सब क्या है, धर्म है। यानी जिसे आप धारण नहीं कर सकते वह धर्म नहीं, उसी को कहा जाता है अधर्म। जैसे आप अगर चोरी करते हैं तो वह धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि चोरी करना अच्छे गुणों में शामिल नहीं होता। वैसे ही आप अगर अपरिग्रह करते हैं, आप अगर आवश्यकता से अधिक संचय करते हैं तो वह धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप आवश्यकता से अधिक संचय करते हैं तो किसी न किसी के हक को आप छीनते हैं, तो वह भी क्या हो जाएगा, अधर्म माना जाएगा। तो अपरिग्रह को भी इसी प्रकार से माना जाता है। इसके बाद व्यभिचार को लेकर के ये कहा जाता है कि अगर आप व्यभिचार करते हैं तो वह अच्छे कर्म नहीं होते हैं, ठीक ना। तो यह भी करना क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आप स्त्रियों और बच्चों के प्रति अगर आप संवेदना का भाव नहीं रखते हैं, आप करुणा और दया का भाव नहीं रखते हैं, उनके प्रति सहृदयता का भाव नहीं रखते हैं और आप उनके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, तो आप धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसके लिए ये शब्द भी आता है। तो धर्म और पंथ में अंतर होता है, ठीक ना। तो हमने क्या जाना कि जो हमारा संविधान कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। तो इसे कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है, तो ये पंथ निरपेक्ष है। इसके आगे शब्द है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जहाँ जनता का शासन हो, ठीक ना, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। इसे भी हम आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रख सकते थे। इससे पहले आपने सुना था आधारभूत ढांचा, तो लोकतंत्रात्मक और गणराज्य ये दोनों शब्द हमारे आधारभूत ढांचे के अंतर्गत माने जाएंगे। जो पंथ निरपेक्षता है यह भी हमारे आधारभूत ढांचे के अंतर्गत माना जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक ना।
तो लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि जनता का जो शासन होगा वो जनता का शासन होगा, ठीक ना। जैसे यानी अपने जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि का निर्धारण होगा वो जनता के द्वारा किया जाएगा, जनता उसका निर्धारण करेगी, इसे हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक, ठीक ना। आगे शब्द है गणराज्य। तो गणराज्य के बारे में इतना जानिएगा कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का प्रतिनिधि यानी राष्ट्राध्यक्ष जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाए उसे हम गणराज्य कहते हैं। एक दूसरा अर्थ इसका यह भी होता है कि जब राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति वंश के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर नहीं होती तो उसे भी हम गणराज्य कहते हैं। भारत दुनिया के सबसे प्राचीनतम गणराज्यों का केंद्र रहा है। जब आप 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उस दौरान आप पढ़ेंगे कि एक लिच्छवी गणराज्य था जो विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य था। तो गणराज्य का मतलब हमने क्या जाना कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का प्रतिनिधि वंश परंपरा के आधार पर न चुना जाए, यानी कि वो एक परिवार का सदस्य नहीं होगा, वो जनता का सदस्य होगा और जनता उसके प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उसका निर्वाचन करेगी। तो इसका अर्थ होता है गणराज्य, ठीक ना। तो हमने क्या जाना कि हम भारत के लोग, यानी कि जनता सर्वोपरि है, हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक ना, यानी संप्रभु, ठीक ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, ठीक ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तो पंथ समाजवादी का हमने क्या बताया कि लोकतांत्रिक समाजवाद का स्थापना की जाएगी। पंथ निरपेक्षता का मतलब है, पंथ निरपेक्षता का एक अर्थ और भी जान लीजिएगा कि भारत और यूरोप की पंथ निरपेक्षता में अंतर होता है। जो भारत की पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक है, ठीक ना, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, और यूरोप की जो पंथ निरपेक्षता है वो नकारात्मक है। नकारात्मक से मतलब क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक से मतलब क्या होता है कि राज्य धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, ये अच्छी बात है, प्रश्रय नहीं देगा, लेकिन राज्य धर्म का विरोध भी करेगा तो उसे हम कहेंगे नकारात्मक, ठीक ना। और राज्य धर्म को प्रश्रय नहीं देगा लेकिन राज्य धर्म का विरोध नहीं करेगा उसे हम कहेंगे सकारात्मक, ठीक ना। तो भारत में जो संविधान है वो राज्य को सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की ओर बढ़ावा देता है। ये कहता है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगी, और यूरोप में क्या है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म के प्रति लगाव का भाव नहीं रखेगा। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखा जाएगा। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है भारत में, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, ठीक ना। तो हमने ये जाना लोकतंत्रात्मक का अर्थ बता ही दिया, गणराज्य का अर्थ आपने जाना। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते किसे हैं। तो ये जानिएगा कि ये जो न्याय की परिकल्पना होती है इसका अर्थ होता है कि सभी के साथ समता का व्यवहार किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, इसे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समता भी कह सकते हैं। ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय की परिकल्पना हमारी उद्देशिका में जोड़ी गई है, ये रूस की क्रांति से ली गई है, ठीक ना। 1917 में रूस की क्रांति हुई और उसी समय ये एक सामाजिक चेतना उत्पन्न हुई थी जिसमें राज्य के विरुद्ध जनता ने यह मांग की कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाए, ठीक ना। तो वहीं से हमारे संविधान में इसको स्वीकार किया गया। यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परिकल्पना हमारे संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो वो होगा रूस की। कहाँ से ग्रहण की गई है, तो रूस की क्रांति से, ठीक ना, 1917 ईस्वी में, ठीक ना। तो 3 प्रकार के न्याय की भी जानकारी मिलती है, यह भी ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछ देता है कि कितने प्रकार के न्याय की जानकारी मिलती है, न्याय का उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। और ऐसे करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक ना।
तो अपने हमने क्या देखा है कि 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हमने क्या देखा कि हमारी प्रस्तावना हमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख करते हैं। ठीक ना, कि कितने प्रकार के न्याय होंगे? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इसके साथ साथ देखिएगा कि कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। न्याय 3 प्रकार और स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, किसी के भी प्रति कोई विचार रखने की स्वतंत्रता आपको ये कहती है कि विचार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारों को व्यक्त करना, यानी कि हम कोई भी विचार अपने मन में लाएं, ठीक ना, इस पर कोई रोक नहीं है, और विचार को अभिव्यक्त करें। अभिव्यक्त शब्द एक बहुत व्यापक शब्द होता है। अभिव्यक्त का अर्थ होता है अपने भावनाओं को जताना, अपने विचारों को प्रदर्शित करना, इसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्त से ही अभिव्यक्ति आया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे आप सुनते होंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार रोक लगा रही है, या सरकार लोगों को बोलने से रोक रही है, या विपक्ष को आवाज़ को दबाया जा रहा है, या विपक्ष की या पत्रकारों के, कलाकारों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा रही है। और इसके साथ साथ भी कई बातें कही जाती हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि अभिव्यक्ति का अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। अब विचारों को प्रकट करने के लिए अभिव्यक्ति, ये बहुत व्यापक शब्द है। ये भारतीय संविधान की, ये भारत की अपनी देन है। ठीक ना, दुनिया को भारत की अपनी देन है यह शब्द इसका कई अर्थ निकलता है। जैसे आप देखें कि आप अभिव्यक्ति के लिए आप कविता लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप कार्टून बना सकते हैं, आप नाटक रख सकते हैं, आप नृत्य कर सकते हैं, आप चित्र बना सकते हैं, आप फिल्म बना सकते हैं। ठीक ना, आप फिल्म बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, यह भी आपकी अभिव्यक्ति है। इशारे करना भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है। ये थोड़ा व्यापक हो जाएगा। इशारा करना, हंसना, रोना, ठीक ना। बस इतना जानिएगा कि जिससे आपके विचार व्यक्त हों वो सब क्या कहलाएंगे? अभिव्यक्ति कहलाएंगे। तो हमारे संविधान में विचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, और इसके साथ साथ विचारों को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक ना। अब आगे दिया गया है विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास का मतलब होता है किसी के भी प्रति आस्था प्रकट करने की स्वतंत्रता। इस पर कोई रोक नहीं है। आप चाहें तो आप व्यक्ति में देवता का गुण देख सकते हैं, आप किसी पुस्तक में देवता का गुण देख सकते हैं, आप प्रकृति के अंदर देवता गुण रख सकते हैं, आप किसी के प्रति आस्था का भाव रख सकते हैं, किसी के भी प्रति विश्वास कर सकते हैं। तो आस्था आपको किसी से भी जोड़ने की स्वतंत्रता यह संविधान हमें देता है। तो विश्वास का मूल अर्थ यही होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में आस्था कह सकते हैं। तो विचार करने, विचारों को व्यक्त करने और उन व्यक्त विचारों के साथ साथ अपने विश्वास को जताने का यह आपको अधिकार देता है। ठीक ना। इसके साथ साथ और क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता। ने बताया कि धर्म को मानने का भी अधिकार आपको प्रस्तावना भी देता है और मौलिक अधिकार भी है। जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक ना। जब आप 25 पढ़ेंगे तो 25 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह धर्म का अबाध रूप से आचरण, प्रयोग और प्रचार करे। ठीक ना। तो ये अनुच्छेद 25 में ये बातें की गई हैं। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता,
धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना का मतलब है यहाँ पूजा पद्धति से, ठीक ना। उपासना का अर्थ क्या होगा, पूजा पद्धति से। अब देखेंगे कि देश के अंदर उपासना के जो प्रतीक होते हैं, जैसे कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, और इसके साथ साथ कोई पैजामा कुर्ता पहनता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका धर्म जिन्हें वस्त्र पहनने की मनाही करता है, जिसे हम जैन धर्मों में दिगंबर भी कहते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। आप जानते होंगे जैन धर्म पढ़ते समय कि ये दो प्रकार के संप्रदाय तब निर्मित हुए जब पटना में भयंकर अकाल पड़ा, 12 वर्षों का क्या पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा। एक होता है सूखा, एक होता है अकाल, और एक होता है दुर्भिक्ष। तो जो सूखा होता है वह प्रत्येक वर्ष, यानी कि 1 वर्ष 2 वर्ष पड़े तो वो सूखा होता है, लेकिन अगर 3 वर्षों तक पड़े तो उसे हम अकाल कहते हैं। और जब यही 12 वर्षों का हो जाता है तब उसे हम कहते हैं दुर्भिक्ष, ठीक ना। तो इतिहास में जब पढ़ेंगे आपको तो पता चलेगा कि एक बार पटना में जब मौर्यों का शासन चल रहा था तो उस दौरान 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था। और उस अकाल के संबंध में आप पढ़ेंगे स्वगौरा और महास्थान का अभिलेख भी है, और वहीं से जानकारी मिलती है कि राज्य के द्वारा जब अकाल पड़ा तो खाद्यान्न का वितरण किया गया था। स्वगौरा गोरखपुर में है, ठीक ना। तो ये भी आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो उपासना में हमने क्या बताया आपसे कि आपको अपने धर्म से जुड़े हुए आचरण का अनुपालन करने की स्वतंत्रता है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, ठीक ना। तो इसे हम कहेंगे उपासना, ठीक। तो दिगंबर भी हो सकते हैं, श्वेतांबर यानी बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने, दिगंबर यानी जो कोई वस्त्र न पहने। दिगंबर का अर्थ होता है जिन वस्त्र, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक ना। दिक् से मतलब होता है दिशा से, दिक् से मतलब दिशा, यानी कि दिशाएं जिनकी वस्त्रों से हम क्या कहेंगे, दिगंबर कहते हैं। तो आपने देखा कि स्वतंत्रताएं कितनी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं को हमने जाना। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक ना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि यहाँ राज्य आपके सम्मान का ख्याल रखेगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ अवसर आपको, जैसे जो भी आपके सामने अवसर आएगा, जैसे लोक सेवा के संबंध में अवसर आया, आपको चुनाव लड़ने के संबंध में, ठीक ना, निर्वाचित होने का अगर अवसर आया या फिर निर्वाचित करने का अवसर आया, तो चुनाव प्रणाली में भी, जो चुनाव प्रणाली है उसमें चुनाव लड़ने और चुनाव में मत देने, उन दोनों के संबंध में अवसर की बात आएगी, तो वो भी, उसमें भी समान व्यवहार होगा, किसी के साथ विशेषाधिकार का भाव नहीं रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जब आप सेवाओं की बात आएगी तो सेवाओं में भी सबको समान अवसर मिलेगा, ठीक ना। कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ अवसर की समता की बात करता है, ठीक। तो प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखेगा, अवसर की समता का। प्रतिष्ठा से मतलब आपको ये पता होगा कि दुनिया के विभिन्न देशों में भारतीय निवास करते हैं, और इस निवास के दौरान वो कई प्रकार की चुनौतियों से जूझते हैं। जैसे उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, कई बार उन्हें खाड़ी देशों में उनसे बेगार कराया जाता है। बेगार कराने का मतलब है कि उनको क्या किया जाता है कि बुलाया जाता है रोज़गार देने के उद्देश्य से, और वहाँ ला करके उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, और पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं उनके मालिकों के द्वारा। तो इसका एक दुष्प्रभाव यह पड़ता है कि वो बेचारे अब कहीं जा नहीं सकते, और जब जिनके यहाँ वो सेवा के लिए जाता है वो उनको पैसे दे या ना दे, पर उनसे काम बराबर लेता है, तो इसे ही हम कहते हैं बेगार, ठीक ना। तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी उनसे बेगार लेते हैं, और इस दौरान उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बहुत तरह के शोषण होते हैं। शारीरिक शोषण के
प्रमाण भी मिलते हैं, जहाँ कई बार देखते होंगे नर्स के रूप में लोग जाते हैं, मेड के रूप में जो दक्षिण भारत से कई बार महिलाएं जाती हैं, तो उनका अरब के देशों में, खाड़ी के देशों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो क्या होता है, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है मतलब आप देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, देश के सम्मान पर आँच आती है। दुनिया में एक नज़ीर बनता है कि भारतीयों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, और भारत का शासन और भारत की जो जनता है वो अपने नागरिकों के साथ न्याय नहीं करते या उनका ख्याल नहीं रखते। तो भारतीयों इस एक तरह से इसका एक गलत प्रभाव यह भी हो सकता है कि ये कहा जाए कि भारतीयों यह समझ लो कि तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारी सरकार कोई सम्मान नहीं करती, तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तो हो सकता है कि इसका गलत प्रभाव भी पड़े, और कई बार पड़ता भी है। जैसे सिखों को लेकर के ये कहा जाता है कि सिखों के लिए भारत में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी जाती हैं कि सिख विदेश बाहर जाने को मजबूर हो जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा और ISIS के द्वारा ऐसे दुष्प्रभाव या दुष्प्रचार किए जाते हैं, ठीक ना। हालांकि तो एक खालिस्तान संगठन आ गया है, तो वो क्या करता है, वो अपनी प्रतिष्ठा की बात करता है, अपने सम्मान की मांग करता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक ना, हमारा संविधान क्या करेगा कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना के स्वतंत्रता का प्रबंध करेगा, और सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराएगा, ठीक ना। उसके साथ साथ अब क्या है, आगे देखते हैं, ठीक ना। तथा उन सब में प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल, गरिमा और सम्मान दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं गरिमा, और एक होता है जिसे हम कहते हैं सम्मान, ठीक ना। ये जो सम्मान होता है ये बाह्य होता है और गरिमा आंतरिक होती है। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना जानिएगा, जैसे सम्मान किसी को धन के कारण मिले, किसी को ज्ञान के कारण मिले, किसी गुण के कारण मिले, शिक्षा के कारण मिले, खेल के कारण मिले, कला के कारण मिले, चित्रकला के कारण मिले, ठीक ना। कभी कभी पद के कारण भी मिलता है, कभी कभी जाति के कारण भी कहीं कहीं मिलता है, तो वो सम्मान होता है, ठीक ना। और गरिमा क्या है, यह आपकी आंतरिक होती है, ठीक ना। जैसे आपको बैठने के लिए अगर कहीं उचित स्थान नहीं मिला, तो ये आपकी गरिमा पर, ये क्या हुआ, ये आपकी गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया, आपको सही समय पर सही व्यवहार नहीं किया गया, तो आपकी गरिमा को ठेस लग सकती है, यानी आपके सम्मान में कमी हो सकती है। एक तरह से गरिमा आंतरिक है, बस इतना जानिएगा। गरिमा क्या है, ये आंतरिक विषय होता है, और सम्मान बाह्य विषय होता है, ठीक ना। तो क्या होगा, ये उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता क्या होती है, राष्ट्र की जो एकता होती है वह हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक आधार पर होती है। जैसे व्यक्तियों के बीच एकता की बात करता है, ये समाज की एकता की बात करता है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र की एकता से मतलब है कि उत्तर दक्षिण का विवाद ना हो, जाति के आधार पर कोई विवाद ना हो, धर्म के आधार पर कोई विवाद ना हो, क्षेत्र के आधार पर कोई विवाद ना हो। जैसे कई बार क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भारत के कई हिस्सों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जैसे उन्हें चाइनीज़, कोरियन या ऐसे नामों से उनको संबोधित किया जाता है, ठीक ना। तो उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई जाती है, ठीक ना, उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई जाती है। तो यहाँ एक तो ये हो गया।
तो सामाजिक आधार पर एक होने की बात करता है। कई बार उत्तर भारतीय लोगों को दक्षिण भारत में परेशान किया जाता है, कई बार बिहारी या गुजराती उनको बिहारी या यूपी वाले लोगों के कारण भारत के विभिन्न हिस्सों में विवाद का कारण बनता है। कभी कभी कश्मीरियों के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है। हालांकि यार हमारे कहने का मतलब एक उदाहरण के रूप में ये इसे समझने का था, ठीक ना। तो राष्ट्र की एकता तो किस आधार पे? सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पे, ठीक ना। और हमारा संविधान भी कहता है कि सभी लोग एक हैं, कोई भेदभाव की बात नहीं है। जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, ठीक ना, जिसे हम कहते हैं समता या समानता का अधिकार, तो ये हमारे राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देता है। अगला है अखंडता। अखंडता से मतलब है हमने क्या बताया था, यही वो शब्द है, एक शब्द था जिसे हमने कहा था कि समाजवादी, ठीक ना, समाजवादी, और दूसरा था शब्द था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक ना, और तीसरा शब्द था अखंडता। तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया, ठीक ना। तो अखंडता का यहाँ अर्थ है कि भारतीय भूभाग को कहीं से भी अलग होने का अलग नहीं होने दिया जाएगा। यानी हम यह प्रयास करेंगे कि सभी लोगों की व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाए और इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता की रखी जाए, एकता बनाए रखी जाए और अखंडता बनाए रखी जाए, ठीक ना। जैसे अलगाववादी जो अलग अलग देशों की मांग करते हैं, जैसे खालिस्तानी अलग मांग कर रहा है, कश्मीर में भी अलग की मांग कर, अलगाववाद की मांग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ऐसी मांगें होती रहती हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि, और हमारे संविधान का यह उद्देश्य होगा, केवल हम ही प्रयास नहीं करेंगे, हमारे संविधान का भी यह उद्देश्य होगा कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब है यहाँ भाईचारा, ठीक ना, भाईचारा, भाईचारा। अब ये भाईचारा वाला विचार कहाँ से लिया गया है, ये भी सवाल बनता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? जो बंधुता जो शब्द लिया गया है, ठीक ना, इस शब्द को लिया गया है फ्रांस से, ठीक ना। फ्रांस से केवल यही नहीं लिया गया है, आपने ऊपर पढ़ा होगा गणतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक ना। तो गणराज्य के रूप में जो गणतांत्रिक व्यवस्था है वह भी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ही ली गई है, ठीक ना। कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई, फ्रांस से ली गई है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, संविधान सभा जानते होंगे, संविधान सभा जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना, इसकी अंतिम बैठक हुई थी, 12वां अधिवेशन। संविधान सभा, संविधान सभा जिसका काम होता है संविधान का निर्माण करना। दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा कहाँ गठित की गई, ये बताएं क्या? बता देते हैं हम। ये सबसे पहले गठित की गई यूएसए में, पर सबसे पहले विचार कहाँ लाया गया? फ्रांस में। संविधान सभा का विचार कहाँ शुरू किया गया? फ्रांस में। कहाँ गठित हुई? अमेरिका में। यानी कि पहला संविधान जिसे संविधान सभा ने निर्मित किया, तो ये सवाल कौन सा होगा? अमेरिका का संविधान, ठीक ना। तो आइए आगे देखते हैं हम। दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यही वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से निर्मित हुआ, ठीक ना, 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया तो उस पर कुल संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक ना, 284 सदस्यों ने भाग लिया था। 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने भाग लिया था उस दिन और हस्ताक्षर किया था। तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया संविधान पे। 26 नवंबर 1949 को कितने लोगों ने? 284 सदस्यों ने। और महिलाओं की संख्या कितनी थी उस समय? तो 8 महिलाएं थीं। ठीक ना, जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किया गया उस दिन 8 महिलाएं थीं। ठीक ना, तो 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी, ये विक्रमी संवत है। संवत जानते होंगे, विक्रम संवत। हालांकि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है भाई? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, शक संवत। ठीक ना, और इसे कब राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया? 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया। किसको? शक संवत को। ठीक ना, लेकिन यहाँ क्या है? विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है वो ईस्वी से 57 ईसा पूर्व 57 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक ना, विक्रम संवत 57 BC में स्टार्ट हुआ। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, BC के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण बात है, जान लीजिएगा। इतिहास में BC का जो प्रयोग होता है वो 2 रूपों में होता है। एक BC होता है, ठीक ना, जो कैपिटल लेटर में होता है। एक BC होता है जो स्मॉल लेटर में होता है। ठीक ना, तो जो कैपिटल लेटर में होता है इसका मतलब होता है कि जो तथ्य है, तथ्य वो प्रमाणिक है। तथ्य क्या है? प्रमाणिक है। ठीक ना, और ये जो स्मॉल वाला है इसका मतलब है कि ये माना गया है, यानी ये प्रमाणिक नहीं है। जैसे अगर कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये 2350 से 1750 तक, ये क्या है? ये BC। इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। 2350 से 1750 तक क्या है? ये BC होगा। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं। लेकिन यहाँ जब बात करेंगे इस कैपिटल लेटर वाले की, तो इसका स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, यानी कि इसके बारे में प्रमाण उपलब्ध है। तो BC का मतलब जब कैपिटल लेटर में हो तो तथ्य प्रमाणिक होते हैं, और स्मॉल लेटर में हो तो इससे ये पता चलता है कि ये संभावित तिथि है, स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक ना, तो ये BC के दोनों रूपों का ज्ञान हुआ। तो विक्रम संवत कितना कब माना जाता है? विक्रम संवत का होता है कि जब ईस्वी में 57 जोड़ दिया जाए। ठीक ना, तो अभी अगर मान लें कि चल रहा है 2023, तो इसमें 57 जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? विक्रम संवत। ठीक ना, तो यहाँ 7 3 10 को 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 2 7 और 1 हासिल 8, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यानी 2080। तो विक्रम संवत अभी कौन सा चल रहा है? 2080। ठीक ना, तो ये तो हमने 74वां गणतंत्र बनाया। ठीक ना, 74वां गणतंत्र 26 जनवरी को हमने बनाया था। ठीक ना, 2006 विक्रम संवती को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं? एतद द्वारा क्या करते हैं?
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक ना, 3 काम हुआ। 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को, इतद द्वारा मतलब इनके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, हमारे द्वारा, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक ना, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। ठीक ना, लागू करना। लागू करने से अगर बात है तो इस दिन कुल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, 15 नहीं, और कुल 16 अनुच्छेद हो जाएंगे, 16 अनुच्छेद, क्योंकि जो 15 अनुच्छेद लागू किए जाने थे इनका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 394 में। तो 394 स्वयं लागू होगा, तभी उसमें लिखे हुए 15 अनुच्छेद लागू होंगे। ठीक ना, तो 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो नागरिकता से जुड़े हुए थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए थे, राष्ट्रपति की योग्यता से जुड़े हुए थे, उनके शपथ से जुड़े हुए थे। ठीक ना, तो इन सब को लेकर के ये बातें कही जानी थी। तो कितने कब अधिनियमित हुआ? पूर्णतः अधिनियमित ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना, 50 में। तो ये भी सवाल आता है कि हमारा देश कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना, अंगीकृत मतलब हम इसको अपनाते हैं, और आत्मार्पित का मतलब स्वयं को सौंपते हैं। ठीक ना, सौंपते हैं। यहाँ ये बातें हमने जानी प्रस्तावना के संबंध में। ठीक ना, इसको थोड़ा सा अब समझने का प्रयास करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक ना, उम्मीद है यह क्लास आपको समझ में आई होगी। हालांकि ये भी नवाचार है। आपके इस क्लास को लेकर दी गई प्रतिक्रिया हमें और प्रोत्साहित करेगी। अगर इससे आपको लाभ होता है तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। सुधार के लिए सुझाव होगा तो ये भी अपेक्षित है। धन्यवाद।